हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं विकास किशोर कौशल आप सभी का स्वागत करता हूँ पीआरटी टीचर क्लासेस में। देखिए, आज हमें चैप्टर नंबर क्योंकि कल हम लोग जो पढ़े थे, ठीक है, उसको हमने समाप्त कर दिया था। आज चैप्टर नंबर क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। 7 पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? तो जंतुओं और पादपों में परिवहन पढ़ेंगे। जंतुओं और पादपों में परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत अच्छा है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं। तो उस वजह से देखते हुए थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़ेंगे। हो सकता है कि इसकी 3-4 स्लॉट आए, 3-4 वीडियो आए, ठीक है। तो कवर करने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आज पढ़ने चल रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट, ठीक है। देख ले, दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा नीचे और लिखें। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड क्या होता है? एनिमल एंड प्लांट्स होता है, यानी मतलब जंतुओं में और पादपों में क्या परिवहन, पादपों में परिवहन, किसका परिवहन, क्या होता है, ये सारी चीजें अब विस्तृत तरीके से जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। अब पादपों में और जंतुओं में परिवहन, तो परिवहन क्या परिवहन होता है? तो परिवहन का काम तो भाई एक दो चीजों को इसमें रखा गया है। एक जल को रखा गया है और एक रक्त को रखा गया है। रक्त में जल होता है और रक्त के जरिए ऑक्सीजन हर कोशिका तक क्या कर दिया जाता है? पहुंचा दिया जाता है। पोषक तत्व भी पूरी बॉडी में इसी के जरिए पहुंचा दिए जाते हैं। और रक्त को ही परिसंचरण के लिए देखा गया है, रक्त की ही बात की गई है इस चैप्टर में। तो हमें कहीं न कहीं रक्त के जरिए क्या होता है? रक्त वाहिनियों में, ठीक है, हृदय से होते हुए पूरे शरीर में पहुंचती हैं ऑक्सीजन को लेकर। और ऑक्सीजन जो होता है वो ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है, हर सेल में तोड़ता है, और वहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है, जल मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। यही रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फिर हृदय तक वापस आता है। फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। फिर रक्त क्या करता है? ऑक्सीजन को लेकर पहुँचता है। इसी रक्त में पोषक तत्व होते हैं जो हर बॉडी के हर पार्ट में पहुँचते हैं। यही रक्त जो होता है अपशिष्ट पदार्थों को उन जगहों तक पहुंचा देता है जहां से हमें इनसे जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको हम निष्कासित कर देते हैं। इसी रक्त के जरिए होता है, ठीक है। तो रक्त का हमारे मतलब शरीर में बहुत ही क्या है? इम्पोर्टेंस है। रक्त ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। रक्त का परिसंचरण जो होता है, रक्त का जो संचरण होता है, वो ही हमारे पूरे शरीर को क्या करता है? पूरे शरीर को भोजन, खाद्य पदार्थ, पौष्टिक तत्वों, विटामिन, सब हार्मोन, सारी चीजें उसी के जरिए होती हैं। तो इनके बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। इनके बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। तो पहला हेडिंग ही क्या है इसमें? तो परिसंचरण तंत्र में पहला हेडिंग क्या है? रक्त है। क्या है? पहला हेडिंग क्या है? रक्त है, यानी ब्लड है, ठीक है, ब्लड है, ठीक है, ब्लड है। पहला जो हेडिंग है वो ब्लड ही है। तो ब्लड के बारे में जान लेते हैं पहले। ब्लड क्या करता है इसको याद रखिएगा, समझिएगा। अगर मान लीजिए कहीं भी जा रहे हैं या किसी कारणवश आपका कोई भी शरीर की किसी भी बॉडी में चोट आ जाता है या कट जाता है, तो वहां से क्या करता है? रक्त क्या करने लगता है? बाहर निकलने लगता है, ठीक है। क्या होता है? बाहर निकलने लगता है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हम क्या करते हैं ताकि वो रुक जाए, ठीक है, तो उसका इलाज करते हैं। ये चीजें होती हैं। तो रक्त क्या है? एक तरल पदार्थ है, तभी तो वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। और वो रक्त क्या होता है? हमारे वातावरण के प्रेशर की अपेक्षा अंदर हमारे बॉडी में जो प्रेशर होता है वो अधिक होता है। इसी की वजह से क्या होता है? वो बाहर की तरफ निकलता है। रक्त यही काम करता है। और रक्त जो होता है वाहिनियों में क्या करता है? प्रवाहित होता है, ठीक है। वाहिनियों में क्या होता है? प्रवाहित होता है, ठीक है। भोजन, जो भोजन का पाचन छोटी आंत में हुआ है, वहां पर विली पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। उन्हीं मूल रोमों से, ठीक है,
क्या होता है, पोषक तत्वों को निकाल कर क्या किया जाता है, भोजन में मिला दिया जाता है। अच्छा, जो आपका छोटी आंत होती है उसकी संरचना उभरी हुई उंगली के समान होती है, और इसी उभरी हुई उंगली में क्या होता है, विली होते हैं, ठीक है, दीर्घ मतलब रोम पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये होता है कि इन्हीं से क्या किया जाता है, ये रक्त जो भोजन है उसमें से पोषक तत्वों को अपने पास ले लेते हैं और ले जाकर किसमें मिला देते हैं, रक्त में मिला देते हैं। और ये रक्त उन पोषक तत्वों को, ठीक है, चाहे उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वसा हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो, ठीक है, सारी चीज़ों को क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम यही रक्त करता है। रक्त और क्या करता है, तो फेफड़े से ऑक्सीजन को ले जाकर हमारे शरीर के पूरे भागों तक पहुंचा देता है, और पूरे भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर रक्त के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है, ये भी रक्त का काम है, ठीक है। रक्त और क्या करता है, तो रक्त क्या करता है भाई, तो रक्त जो होता है जितने भी हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको ऐसी जगह ले जाता है जहाँ से उसका क्या हो जाए, निष्कासन हो जाए। ये सारी चीज़ें हमें रक्त का पता है। तो अब थोड़ा सा मानव रक्त के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानकारी लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रक्त के बारे में जाने, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। पहला क्या है, रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। पहला, ये हर कोई बोलता है, मैंने भी आपको लिखा दिया कि रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त की मात्रा पूरे शरीर के भार का 7% होता है, 7% होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 7% होता है, ठीक है, 7% होता है। रक्त का मात्रा पूरे शरीर के भार का, पूरे शरीर के भार का 7% होता है। रक्त एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त पूरे शरीर के भार का 7% रक्त हमारे शरीर में पूरे भार का, ठीक है, 7% होता है, ठीक है। रक्त क्या है, एक क्षारीय विलयन है। रक्त क्या है, रक्त एक क्षारीय विलयन है, ठीक है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान, क्षारीय है तो भाई 7 से ज़्यादा ही होगा, 7 से कम अम्लीय में आता है, 7.4 होता है, ठीक है, ठीक है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 क्या होता है, 7.4 होता है, ठीक है, 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में, एक वयस्क मनुष्य में रक्त 5 से 6 लीटर होता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में रक्त की मात्रा महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में रक्त की मात्रा आधा लीटर ज़्यादा होता है, यानी पुरुषों में ज़्यादा पाया जाएगा। हो सकता है सेंटेंस थोड़ा सा आपको गड़बड़ लगे, लेकिन याद रखिएगा कि एक महिला में अगर मान लीजिए
5 लीटर रक्त है प्रेजेंट में तो पुरुषों में 5.5 होगा। अगर एक महिला में 6 लीटर रक्त है तो पुरुषों में 6.5 लीटर होगा। ये इस तरह से समझ लीजिए ताकि आपको एक सामान्य उदाहरण किससे क्या हो जाए, समझ में आ जाए, रटना ना पड़े। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिएगा, इस चीज़ को समझिएगा। इस तरह से समझेंगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। एक सामान्य सी जानकारी मैंने आपको दे दी कि एक तरल संयोजी ऊतक होता है, पूरे भार का 7% होता है और 5 से 6 लीटर एक वयस्क मनुष्य में होता है। क्षारीय विलयन होता है। एक रक्त जो होता है क्षारीय विलयन है और रक्त में जो होता है पीएच वैल्यू 7.4 होता है। और रक्त जो होता है एक महिला और पुरुष में देखें तो आधा लीटर रक्त पुरुष में ज़्यादा होता है। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इतना हो गया होगा, सामान्य सी जानकारी है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। क्योंकि पहली हेडिंग एनसीईआरटी में रक्त ही है तो इस वजह से इसको शुरू किए हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर उन्होंने बात कह दी तो होता है ना, 2 दिन मैंने आपको ये सारी मतलब जो भी चैप्टर पिछले पढ़ाए, मुझे मुझे मैं खुद संतुष्ट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आपको पूरी डिटेल जानकारी देनी चाहिए। कोई भी चीज़ है पहले डिटेल देंगे तो आपको ये रहेगा कि हाँ कुछ चीज़ें पूरा मिलने को मतलब देखने को मिल रही हैं, जिससे हमें उसकी मतलब वो चीज़ें याद होती हैं और वो अच्छा काम करती हैं। ठीक है, तो उसके लिए पूरा देखना चाहिए और पूरे पढ़ाई मतलब पूरा पढ़ाइए। ठीक है, हमारा कहना ये है कि विस्तृत जानकारी दीजिए। अब रक्त जो है 2 पदार्थों से, ठीक है, पदार्थों से मिलकर बना है। 2 पदार्थों से मिलकर बना है। रक्त जो है 2 पदार्थों से मिलकर बना है। ठीक है, हम यहाँ एक लिखते हैं प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु। ठीक है, पहला क्या है? प्लाज्मा है। पहला क्या है? प्लाज्मा है। दूसरा क्या है? रुधिराणु है। क्या है? रुधिराणु है। ठीक है, रुधिराणु है। ठीक है, प्लाज्मा और रुधिराणु है। प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा, और ये क्या है? रुधिराणु। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? तो ब्लड कार्पल्स, ब्लड कार्पल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड कार्पल्स कहा जाता है। ठीक है, ब्लड कार्पल्स कहा जाता है, कार्पल्स कहा जाता है, ब्लड कार्पल्स कहा जाता है रुधिराणु। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ब्लड में इसकी मात्रा कितनी होती है? सॉरी गलत लिख रहा है, 60% होती है। ब्लड में इसकी मात्रा 60% होती है और इसकी मात्रा क्या होती है? 40% होती है। पहले तो यही बता लीजिए कि इसकी मात्रा क्या होती है? 60% होती है। इसकी मात्रा कितनी होती है? 40% होती है। किसमें? रक्त में। रक्त में रक्त 2 पदार्थों से मिलकर बना है। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रुधिराणु। प्लाज्मा जो होता है ये 60% होता है। पूरे ब्लड का 60% प्लाज्मा होता है और रुधिराणु क्या होता है? 40% होता है। जो ब्लड है, ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? तो इसमें आपको जल देखने को मिलेगा, प्रोटीन देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोटीन देखने को मिलेगा। ठीक है, लवण देखने को मिलेगा जिसे सॉल्ट कहते हैं। सॉरी, हाँ ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? तो ये हो गया। और कुछ अन्य पदार्थ पाए जाएंगे जो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। कुछ अन्य पदार्थ होते हैं जो बहुत ही क्या होता है? कम मात्रा में पाया जाता है। ये भी कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये 7% होता है, ये 90% होता है। ठीक है, यह 7% होता है, ये 90% होता है। लवण जो होता है वो कितना होता है? तो 0.9% लवण होता है। ठीक है, 0.9% लवण होता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ग्लूकोज भी पाया जाता है इसमें। ग्लूकोज भी पाया जाता है, वो होता है 0.1%। अभी लिखवा देंगे, फिर से समझिएगा। रक्त 2 पदार्थों से मिलकर बना है, एक हो गया प्लाज्मा, एक हो गया रुधिराणु। प्लाज्मा जो होता है वो 60% होता है। यह इसमें जल पाया जाता है 90%। प्रोटीन 7% होता है। लवण 0.9% होता है। ग्लूकोज 0.1% होता है। कुछ अन्य पदार्थ इतना कम मात्रा में होते हैं कि उनकी गणना नहीं कर सकते। लेकिन रुधिराणु में 40% होता है। इसी में WBC, RBC और प्लेटलेट्स आ जाते हैं। वो अभी
चालू हो जाएगा। तो इसमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स आते हैं। किस में आते हैं? तो रुधिराणु में आते हैं। किस में आते हैं? रुधिराणु में आते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, फिर बाद में करते हैं। आइए प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा की बात करते हैं, चलिए प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। समझिएगा, रक्त में प्लाज्मा अजीवित तरल पदार्थ है। रक्त का 60% प्लाज्मा होता है। रक्त का 60% प्लाज्मा होता है। रक्त का 60% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। रक्त का 60% क्या होता है भाई? प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा होता है। इस प्लाज्मा में 90% जल, 7% प्रोटीन, लवण 0.9% तथा ग्लूकोज 0.1% पाया जाता है। कौन पाया जाता है? तो प्लाज्मा में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताइए। प्लाज्मा का कार्य पचे हुए भोजन से हार्मोन्स तथा पोषक तत्व पचे हुए भोजन से हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स एंड पोषक तत्व को पूरे शरीर में पहुंचाना। ठीक है बेटा, ये हो गया। ये प्लाज्मा के बारे में है। ठीक है, प्लाज्मा जो है एक अजीवित तरल पदार्थ है। ठीक है, प्लाज्मा क्या है? एक अजीवित तरल पदार्थ है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं है? ये क्या करता है? पचे हुए भोजन से हार्मोन, पोषक तत्वों को क्या करता है? शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम प्लाज्मा करता है। कौन करता है? प्लाज्मा करता है। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, ये हो गया भाई। इसी प्लाज्मा से दिखाई दे रहा नहीं? हाँ, दिखाई दे रहा है। इसी प्लाज्मा से फाइब्रोनोजेन नामक, ठीक है, प्रोटीन अगर निकाल देते हैं, ठीक है, फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन अगर इसी प्लाज्मा से निकाल दें तो प्लाज्मा का जो शेष भाग होता है उसे सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा को तब जब जो बच गया वो क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। याद रखिएगा, क्या निकाल देंगे?
फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन अगर हम निकाल देते हैं तो क्या बच जाता है, तो बच जाता है आपका सेरम बच जाता है। क्या बच जाता है, सेरम बच जाता है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है, सेरम बच जाता है। समझ में आई बात? आइए अब हम पढ़ेंगे रुधिराणु के बारे में, ठीक है, और यहीं से आपके जो एनसीईआरटी के बुक में है यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इसी में हम लोग आरबीसी के बारे में जानेंगे। रुधिराणु, सॉरी, ठीक है, ब्लड कार्पल्स, ठीक है, ब्लड कार्पल्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, ब्लड कार्पल्स के बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं ब्लड कार्पल्स क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे की तरफ क्या करेंगे, बढ़ेंगे, ठीक है, ब्लड कार्पल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए ब्लड कार्पल्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये गड़बड़ लिख दिए हैं भाई, CSLES होता है, ब्लड कार्पल्स होता है, ठीक है, ब्लड कार्पल्स, ठीक है, ब्लड कार्पल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। ब्लड कार्पल्स के बारे में क्या करना है, हमको समझना है, ठीक है। ये कुछ गड़बड़ लिख रहे हैं क्या, CORPUSCLES कार्पल्स, अब ठीक है, कार्पल्स, ठीक है, ब्लड कार्पल्स, ठीक है, ब्लड कार्पल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब देखिए भाई क्या होता है रुधिराणु। रुधिराणु जो होता है, ठीक है, पहली बात तो यह ब्लड का यानी रक्त का कुल 40% होता है, रक्त का 40% भाग होता है, 40% भाग होता है, ठीक है, होता है 40% भाग होता है रुधिराणु, ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसमें क्या क्या पाया जाएगा, तो पहला होगा आपका आरबीसी, ठीक है, फिर डब्ल्यूबीसी होगा, ठीक है, फिर क्या होगा आपका, तो प्लेटलेट्स होगा, क्या होगा, प्लेटलेट्स होगा, ब्लड, इसका पूरा नाम है रक्त ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। ये आपको यही 3 चीज इसमें देखने को मिलेंगे, यही 3 चीज आपको देखने को मिलेंगे, यही 3 चीज आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, यही 3 चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अब कहता है आपका जो एनसीईआरटी है, कहता है कि आरबीसी जो है यह एक प्रकार की क्या है, कोशिका है, यह एक प्रकार की की कोशिका है, यह एक प्रकार की क्या है, कोशिका है, कौन, आरबीसी, ठीक है, आरबीसी क्या है, एक प्रकार की क्या है, कोशिका है, ठीक है, क्या है, कोशिका है, ठीक है, समझ में आई बात। और इसमें लाल रंग के क्या पाए जाते हैं, तो लाल रंग के वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है, इसमें 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 पहले एनसीईआरटी का सुन लीजिए, लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, क्या होता है, लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो ये लाल रंग का वर्णक है इसी को क्या कहेंगे, हीमोग्लोबिन कहेंगे,
हीमोग्लोबिन कहेंगे। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेता है और शरीर के विभिन्न भागों तक क्या करता है, पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। फिर से सुनिएगा, हमारा जो आरबीसी है, यह एक प्रकार की कोशिका है, इसमें लाल रंग का पिगमेंट पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। और यह हीमोग्लोबिन क्या करता है, शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन को क्या करता है, पहुंचाने का, ऑक्सीजन को अपने में संयुक्त कर लेगा और उसी से क्या करेगा, शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो आरबीसी करता है। ठीक है, आरबीसी करता है, यानी अतः सब कह सकते हैं कि इसकी सारी कोशिकाएं परिवहन का कार्य करती हैं। ये कौन कह रहा है, तो ये एनसीईआरटी कह रहा है कि ये क्या करते हैं, परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में अगर कमी आई तो एनीमिया नामक रोग होगा पहली चीज। और क्या होगा, ऑक्सीजन का कार्य से क्या होगा, हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगी। ठीक है, कुशलता पूर्वक ऑक्सीजन पहुंचाने में क्या होगी, कठिनता होगी। क्या होगी, कठिनता होगी। ये कौन कह रहा है, तो एनसीईआरटी कह रहा है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये इतनी मात्रा में पाया जाता है जिसकी वजह से इसका पूरे रक्त का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। याद रखिएगा, समझ में आई बात। इतना अगर क्लियर हो गया हो तो इसको क्या करते हैं, लिखवा देते हैं। या तो फिर कहिए पहले लाल रंग जो आरबीसी है उसके बारे में थोड़ा सा उसका बेसिक नॉलेज देख लिया जाए, तब किया जाए। ठीक है, इसका बेसिक नॉलेज तो सुनिएगा, एनसीईआरटी भी लिखवाऊंगा, बेसिक नॉलेज भी लीजिए। आरबीसी जो हमारे अंदर पाया जाता है, आपके अंदर जो आरबीसी पाया जाता है, ये उभया अवतल की तरह होता है। ठीक है, जो वो देखे हैं, जो प्लेट देखे हैं, ठीक है, तस्तरी जिसको कहते हैं, थोड़ा सा उभरा होता है, उस तरह से ये पाया जाता है। तस्तरी में दोनों तरफ से उभरा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक तरफ खाल होता है, एक तरफ उभया अवतल की तरफ, मतलब उसका अवतल जो होता है उभय मतलब उभरा हुआ होता है। तो ऐसा हमारे पास, लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक, इसकी कोशिकाओं में, इसकी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन ऊंट और लामा जैसे ऐसे जंतु हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, यह अपवाद है। ऊंट और लामा, ऊंट व लामा जो होते हैं, लामा जो होते हैं, इनमें, इनके आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक। इनके आरबीसी के कोशिका के केंद्र में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या होता है, आरबीसी का अगर निर्माण देखें तो कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण हमारे बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, हमारे अंदर जो आरबीसी पाया जाता है वो उभयावतल का पाया जाता है। इसका जो ये, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है आरबीसी में। और आरबीसी में अगर बात करें तो लामा और ऊंट ऐसे हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, हमारे में नहीं पाया जाता, लेकिन इन दोनों में पाया जाता है। आरबीसी का जो निर्माण होता है या उसका जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ से होता है, तो बोन मैरो से यानी अस्थि मज्जा से होता है, अस्थि मज्जा से होता है। अच्छा, इसमें होता क्या क्या है, तो आरबीसी में आपको पहले तो प्रोटीन दिखाई देगा, विटामिन दिखाई देगा, आयरन दिखाई देगा। अच्छा, विटामिन में भी विटामिन B12 दिखाई देगा। ठीक है, आप विटामिन B12 का नाम जरूर लिखिएगा। ठीक है, और क्या पाया जाएगा, तो फॉलिक अम्ल पाया जाएगा या फॉलिक एसिड पाई जाएंगे। ठीक है, फॉलिक एसिड पाया जाएगा। ठीक है, फॉलिक एसिड का क्या होता है, निर्माण में सहायक होता है। कौन, ये तुम्हारा आरबीसी। पाया नहीं जाता, ये निर्माण करने का काम करता है। किसका किसका निर्माण करता है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद आयरन का निर्माण करता है। ठीक है, निर्माण करने में सहायता करता है प्रोटीन, आयरन। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, फॉलिक एसिड बताया था, इसका निर्माण करने में सहायक होता है। और क्या करता है, तो विटामिन B12 बनाने में भी निर्माण करता है। याद रखिएगा, जब भ्रूण अवस्था में होते हैं तो भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो यकृत में होता है। जबकि याद रखिएगा, यकृत में तो इसका क्या होता है, ये मर जाता है, यानी कहा जाता है यकृत क्या है, इसके लिए कब्रगाह है। ठीक है, यानी यकृत जो है इसके लिए क्या है, कब्रगाह है। ठीक है, और इसका जीवन काल जो होता है वो 20 से 120 दिन होता है। 20 से 120 दिन होता है इसका जीवन काल। किसका, तो आरबीसी का जीवन काल होता है। और मरता कहाँ है, यकृत में मरता है। अधिकतर तो यकृत में ही मर जाता है, बाकी क्या बचता है, प्लीहा। प्लीहा में भी ये क्या करते हैं, क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहा है, आरबीसी का कब्र कहा गया है। किसको, यकृत को। लेकिन भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी होता है वो कहाँ निर्माण होता है, तो यकृत में ही इसका निर्माण होता है। याद रखिएगा, यकृत में ही इसका निर्माण होता है। सही है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया।
और इसमें अभी बताया कि हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, अपने साथ ऑक्सीजन को संयुक्त करके शरीर के अन्य भागों तक क्या कर देता है, पहुंचाने का काम करता है, अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला पदार्थ, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला एक पदार्थ है जो लौह यौगिक होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला एक पदार्थ जो लौह यौगिक होता है उसे हीमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमैटिन कहते हैं। अब भाई ऑक्सीजन को पहुंचाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जरूर आएगा, तो ये ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे पास मतलब बाहर निकालने का काम कौन करता है, तो आरबीसी का होता है। अगर आरबीसी कम हो जाए, ठीक है, सोते वक्त आरबीसी कम हो जाता है, ठीक है, या वैसे भी अगर आरबीसी कम हो गया तो आपको एनीमिया रोग पक्का होगा, याद रखिएगा। एनीमिया रोग क्या हो जाएगा, हो जाएगा, याद रखिएगा। जिसे हिंदी में रक्त क्षीणता कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त क्षीणता कहते हैं। किसको, एनीमिया रोग को क्या कहते हैं, रक्त क्षीणता कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अगर सोते वक्त आरबीसी का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जो लोग 4200, ठीक है, 4200 मीटर ऊंचाई पर होते हैं, ठीक है, उनमें आरबीसी, ठीक है, जो आरबीसी है वो 30% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, 30% की उसमें वृद्धि हो जाती है। ये कोई बहुत जरूरी नहीं है, ये पूछने का नहीं है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब इसी सामान्य जानकारी के साथ एनसीईआरटी के शब्दों को और ये जो चीज़ें आपको सामान्य जानकारी आपको आरबीसी के बारे में होना चाहिए उसको जोड़कर हम पूरा डिटेल से आपको लिखवाते हैं। ठीक है, ठीक है, आरबीसी की कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे की तरफ चलते हैं।
इसका देख लीजिए भाई, यह मानव शरीर में उभयावतल के रूप में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता, परंतु ऊंट और लामा के आरबीसी के कोशिका में केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रक होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। यह प्रोटीन विटामिन, ठीक है, प्रोटीन विटामिन B12 को बनाने में सहायक होता है। साथ में फॉलिक अम्ल और आयरन बनाने में भी क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, आयरन बनाने में भी सहायक होता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है। अगर आप भ्रूण अवस्था में हैं तो इसका निर्माण कहाँ होगा? यकृत में होगा। किस में होगा? यकृत में होगा। चलिए, ये हो गया होगा। आरबीसी की मृत्यु यकृत व प्लीहा में हो जाती है। ठीक है, मतलब आरबीसी की मृत्यु यकृत व प्लीहा में हो जाती है। अतः इसे आरबीसी का कब्र कहते हैं। ठीक है, यानी यकृत में और प्लीहा में आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, प्लीहा में और क्या होता है? यकृत में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये इतना बताइए, चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? ठीक है, आपको मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। ये नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन में भी क्या पाया जाता है? तो हीमैटिन नामक एक क्या पाया जाता है? पदार्थ पाया जाता है, और यह लौह यौगिक होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में एक पदार्थ, एक लौह यौगिक हीमैटिन पाया जाता है। ठीक है, हीमैटिन पाया जाता है, एक लौह यौगिक हीमैटिन पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग या इसी को रक्त क्षीणता रोग होता है। ठीक है, एनीमिया रोग या रक्त क्षीणता रोग होता है। ठीक है, रक्त क्षीणता रोग होता है। ठीक है,
हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य पहले ही बता दिया हूँ भाई। कार्य ऑक्सीजन से संयुक्त होकर पूरे शरीर तक ऑक्सीजन को पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर तक ले आना। अपने भाषा में लिखवा रहा हूँ भाई, ध्यान दीजिएगा। यानी ये ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से युक्त करके बाहर ले आता है, पूरे शरीर से क्या कर देता है, बाहर लेकर आता है। ठीक है, याद रखिएगा, यही चीज़ इसका काम है। ठीक है, और क्या कह रहा हूँ कि सोते समय हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है 5% कम हो जाती है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर सोते समय हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है 5% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऊंचाई पर रहने पर हीमोग्लोबिन में 30% की वृद्धि हो जाती है। ऊंचाई पर जाने पर हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है, ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, क्या बक रहा हूँ, आरबीसी की मात्रा सोते समय 5% कम हो जाती है। आरबीसी की मात्रा ऊंचाई पर जाने पर 30% बढ़ जाती है। आरबीसी की मात्रा ऊंचाई पर जाने पर 30% बढ़ जाती है। ठीक है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। ठीक है, आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। हीमोसाइटोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। याद रखिएगा, हीमोसाइटोमीटर द्वारा क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया, यहीं तक इसको समझिएगा। ठीक है, आपको मैंने जो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दिया, जो आपको ज़रूरी भी था। ठीक है भाई, देखिए अब इसको थोड़ा सा अब हम पढ़ेंगे WBC के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, WBC के बारे में। समझिएगा, WBC क्या करता है। WBC हमारे शरीर में जो भी संक्रामक रोग होते हैं या जो रोगाणु होते हैं उनको नष्ट करने का काम करती है। ये साफ साफ NCERT में लिखा है कि WBC क्या करती है, जो रोगाणु होते हैं उनका भक्षण करने का काम करती है, यानी उनको नष्ट करने का काम WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं, कणिकाएं भी कहते हैं। तो रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है,
प्रवेश कर गया है। ठीक है, ये तो हो गया जो मतलब एनसीईआरटी ने लिखा। लेकिन भाई क्या इतने में खत्म हो जाएगा? नहीं। देखिए जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी हर डब्ल्यूबीसी में क्या होता है कि इसका जो आकार होता है अमीबा की तरह होता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी में डब्ल्यूबीसी जो होता है यह अमीबा के आकार का होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है, इसके अंदर जो होता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर जो होता है केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी की जो कोशिकाएं होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है। किसके? डब्ल्यूबीसी के जो केंद्रक होते हैं डब्ल्यूबीसी में जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है वो अमीबा की तरह होता है, याद रखिएगा। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, लिम्फ नोड में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? लिम्फ नोड में होता है। ठीक है, फिर कहाँ होता है? कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी देखने को मिलता है। लेकिन इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? तो ब्लड में ही, रक्त में ही इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। रक्त में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है और ये रक्त में ही मर जाती है। ठीक है, रक्त में ही क्या हो जाती है? मर जाती है। ठीक है, और इसमें एक चीज पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स कणिका होती है, ये सबसे अधिक मात्रा में डब्ल्यूबीसी में पाई जाती है। यही न्यूट्रोफिल्स जो होती है, जो संक्रामक रोगाणु या जो भी बैक्टीरिया होती है उनको खाने या भक्षण करने का काम न्यूट्रोफिल्स कणिका करती है। ठीक है, यही डब्ल्यूबीसी के बारे में है। तो थोड़ा सी जानकारी है डब्ल्यूबीसी के बारे में, लिख लीजिए। तो यह हमारे शरीर में उपस्थित रोगाणुओं का भक्षण करती है। यह हमारे शरीर में उपस्थित रोगाणुओं का भक्षण करती है। यह डब्ल्यूबीसी का आकार अमीबा के समान होता है। अमीबा के समान होता है। अमीबा के समान होता है। इसकी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। इसकी कोशिका के में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, यह हमारे शरीर में उपस्थित रोगाणुओं का भक्षण करती है। डब्ल्यूबीसी का आकार अमीबा के समान होता है। अमीबा के समान होता है। ठीक है, समान होता है। इसकी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। ये चीज हो गया। यह डब्ल्यूबीसी का निर्माण लिम्फ नोड प्लीहा ठीक है, लिम्फ नोड प्लीहा की जगह पर क्या हो जाएगा? जैसे लिम्फ नोड यकृत प्लीहा। नहीं भाई रुक जाइए 2 मिनट। इसका डब्ल्यूबीसी का निर्माण लिम्फ नोड कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। इसका निर्माण डब्ल्यूबीसी का निर्माण लिम्फ नोड ठीक है, लिम्फ नोड में तो कंफर्म है। लिम्फ नोड में होता अस्थि मज्जा
अस्थि मज्जा, प्लीहा तथा थोड़ी मात्रा में यकृत में भी होता है। यकृत में भी होता है। WBC का निर्माण लिम्फ नोड, अस्थि मज्जा, प्लीहा तथा थोड़ी मात्रा में यकृत में भी होता है। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। कभी कभी सेंटेंस गड़बड़ा जाता है, बन नहीं पाता है, ठीक है, और कुछ चीज़ें थोड़ा सा दिमाग से उतर जाती हैं, ठीक है। यह हमारे शरीर में उपस्थित रोगाणुओं का भक्षण करती है। WBC का आकार अमीबा के समान होता है। इसकी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। WBC का निर्माण लिम्फ नोड, अस्थि मज्जा, प्लीहा तथा थोड़ी मात्रा में यकृत में भी होता है। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। कहाँ हो जाती है? रक्त में ही हो जाती है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब इसमें न्यूट्रोफिल्स नामक कणिका पाई जाती है। देखिए मैंने क्या बोला है कि WBC में न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं पाई जाती हैं जो रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। यही न्यूट्रोफिल्स क्या करता है? संक्रामक रोगों को या उससे जो जीवाणु होते हैं, रोगाणु, तो उनका भक्षण करने का काम यही करती है। कौन? न्यूट्रोफिल्स करती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए ये हो गया, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लेटलेट्स के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपकी उंगली कट जाती है, जिससे रक्त का स्राव तेजी से होने लगता है, ठीक है, रक्त का स्राव तेजी से होने लगता है। लेकिन यही रक्त में पाया जाता है जो क्या करता है, एक समय बाद रक्त में थक्का बनाने का प्रयास शुरू कर देता है और थक्का बना देता है, जिससे रक्त का बहना बंद हो जाता है। रक्त का बहना बंद, यानी यह रक्त को थक्के के रूप में जमाने का कोशिश करता है, ठीक है। यह केवल मनुष्यों और स्तनधारी जीवों में पाया जाता है। यह केवल मनुष्यों में पाया जाता है और स्तनधारी जीवों में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? प्लेटलेट्स पाया जाता है, ठीक है। इसकी कोशिका में केंद्रक नहीं होते हैं। इनका जीवन काल जो होता है वो 3 से 5 दिन का होता है, ठीक है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और इनकी मृत्यु प्लीहा में होती है। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में होती है। इनकी मृत्यु प्लीहा में होती है और ये रक्त को थक्का जमाने का कार्य करते हैं। देखिए हम क्या कह रहे हैं, यह केवल मानव व स्तनधारी जीवों में पाया जाता है। यह केवल मानव व स्तनधारी जीवों में पाया जाता है, ठीक है। इसकी
कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। 3 से 5 दिन होता है। 3 से 5 दिन होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में हो जाती है। यह रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। यह केवल मानव और स्तनधारी जीवों में पाया जाता है। ठीक है। इसकी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में हो जाती है। यह रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। बस यहीं पर आपका क्या होता है, रक्त के जो भाग हैं, अंग हैं, उनकी क्या होती है, समाप्ति होती है। अभी रक्त का कार्य पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रक्त वाहिनी यानी ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में हम लोग ये शुरू करेंगे, अगले क्लास में शुरू करेंगे। आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट करना पहले मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।